हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जैस एजुकेशन में। और फ्रेंड्स, आज हम अपना करने वाले हैं अध्याय 38 ब्रिटिश शासन का प्रशासनिक ढांचा और क्या है नीतियाँ और उनका क्या क्या प्रभाव पड़ा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं मेरे साथ। सबसे पहले क्या दे रखा है प्रशासनिक ढांचा क्या है कि जिन क्षेत्रों पर अंग्रेजों का प्रत्यक्ष शासन स्थापित हुआ उन्हें 3 प्रांतों में बांटा गया। कितने में? 3 में। कौन कौन से? बंगाल, मद्रास और बम्बई। 1853 ईस्वी में बिहार के पश्चिमी क्षेत्र को बंगाल प्रेसिडेंट से अलग कर उसे प्रशासन की एक अलग इकाई बनाकर पश्चिमोत्तर प्रांत नाम दिया गया। प्रारंभ में ब्रिटिश क्षेत्रों का प्रशासन पूर्णतः किसके हाथों में था? कंपनी के हाथों में था, परंतु बाद में इस पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण स्थापित हो गया। फिर आगे ये ऐसे ही दे रखे हैं, चलो पढ़ लेते हैं एक बार इसको भी। प्रारंभ में कंपनी के अधिकारी ही प्रशासन के अधिकारी थे और उनका कार्य राजस्व वसूल करना था। इसके अतिरिक्त वे कुछ अन्य असैनिक कार्य भी करते थे, परंतु कंपनी के अधिकारी क्या थे? अयोग्य प्रबंधक थे। कंपनी के भारतीय प्रशासन के तरीकों और कठिनाइयों की जानकारी नहीं थी। इससे भी चिंताजनक बात, पैसों के लिए उनका लालच था। कंपनी को धनी बनाने और अपने धन एकत्र करने के लिए उन्होंने बंगाल का सबसे अधिक शोषण किया और परिणाम क्या हुआ? बंगाल की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई। फिर किसानों और जमींदारों से उन्होंने स्थानीय छोटे व्यापारियों व दस्तकारों को अपना माल कम कीमतों पर बेचने के लिए बाध्य किया और इसका परिणाम क्या हुआ? लोग राजस्व वसूल करने वाले अधिकारियों को परदेशी यमदूत मानने लगे। इस स्थिति का लाभ उठाकर कंपनी के अधिकारियों ने अत्यधिक व्यक्तिगत धन जमा किया। नौकरियों से अवकाश लेकर इंग्लैंड लौटने पर वे आरामदायक जीवन व्यतीत करने लगे। इंग्लैंड के लोग उन्हें क्या बोलते थे? नवाब कहकर पुकारते थे। फिर इधर भारत में आम जनता का जीवन कैसा हो गया? अत्यंत दुखी हो गया और विपत्ति के दिनों के लिए वे कुछ भी बचाकर रखने में क्या हो गए? असमर्थ हो गए थे। और परिणाम क्या हुआ? 1770 से 71 ईस्वी के बीच में उन्हें क्या अकाल भुगतने पड़े, मतलब बहुत ही गरीबी का सामना करना पड़ा। अकाल से बंगाल में लगभग 1/3 लोगों की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। फिर आता रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। कुशासन के कारण बंगाल में वृहद स्तर पर अव्यवस्था फैल गई थी और अंत में ब्रिटिश संसद को बाध्य होकर ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों की जांच करनी पड़ी, जिससे ज्ञात हुआ कि कंपनी के उच्च अधिकारी बड़े पैमाने पर क्या करते हैं? भ्रष्टाचार करते थे। फिर दे रखा भारत का संवैधानिक विकास कैसे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत 1773 से 1853, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत 1858 से 1947। रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में। फिर पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट फिर 1813 में आया और फिर 1833 में और फिर 1853 में। और इसके अनुसार क्या था? ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, फिर 1909 पार्लियामेंटो सुधार, फिर मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, अगस्त प्रस्ताव 1940, क्रिप्स प्रस्ताव 1942, कैबिनेट मिशन 1946, माउंटबेटन योजना 1947। ये सारे इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसमें से क्वेश्चन जरूर बनते हैं छोटे छोटे। फिर उस समय कंपनी वित्तीय संकट में थी और उसने ब्रिटिश सरकार के 10 लाख पाउंड ऋण मांगा था। ब्रिटिश सरकार ने महसूस किया कि भारत में कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों पर नियंत्रण करना जरूरी है, इसलिए 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट बना और भारत के मामलों में ब्रिटिश सरकार का यह पहला प्रत्यक्ष हस्तक्षेप था, मतलब कि सरकार ने अपने हाथों में लिया था। फिर कंपनी के हाथों से राजनीतिक सत्ता क्या हो गई? छीन लेने के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार ने यह पहला कदम उठाया था। कंपनी के निदेशक और डायरेक्टरों से कहा गया कि वे सैनिक, असैनिक और राजस्व संबंधी सभी प्रकार के साक्ष्य ब्रिटिश सरकार के सामने प्रस्तुत करें। इस एक्ट के अंतर्गत एक नया प्रशासनिक ढांचा तैयार करने की विशेष व्यवस्था की गई।
फिर कंपनी के कलकत्ता की फैक्ट्री का अध्यक्ष बंगाल का गवर्नर होता था और अब उसे कंपनी के अधीन सभी भारतीय क्षेत्रों का गवर्नर जनरल बनाया गया। मुंबई और मद्रास के गवर्नर उसके क्या हो गए, अधीन काम करने लगे और गवर्नर जनरल की मदद से 4 सदस्यों की एक परिषद बनाई गई, जिसे क्या बोलते थे, काउंसिल। फिर न्याय व्यवस्था के लिए इस एक्ट के अंतर्गत वर्ष 1774 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, जिसमें प्रथम जज कौन थी, एलिजा इम्पे थे। फिर प्रत्येक अधिकारी के लिए आवश्यक हो गया कि वह इंग्लैंड वापस लौटते समय अपनी संपत्ति का ब्यौरा दे और परंतु रेगुलेटिंग एक्ट की कमियां जल्द ही स्पष्ट हो गई। फिर पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में यह अधिनियम कंपनी द्वारा अधिगृहित भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश ताज के स्वामित्व के दावे का पहला वैधानिक दस्तावेज था। फिर इस एक्ट के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक क्रियाकलापों को अलग अलग कर दिया गया। व्यापारिक क्रियाकलापों को कंपनी के निदेशकों के हाथों में रखते हुए राजनीतिक क्रियाकलापों के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण हेतु इंग्लैंड में 6 सदस्यीय नियंत्रण मंडल की स्थापना की। फिर 1786 में का अधिनियम, इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त कर अपने निर्णय को लागू करने का क्या मिल गया, अधिकार। फिर इस अधिनियम में गवर्नर जनरल और प्रधान सेनापति की शक्तियां प्रदान की गई। फिर 1793 का चार्टर एक्ट, इसके माध्यम से कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। फिर इस एक्ट में नियंत्रण मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व में वेतन देने की व्यवस्था की गई। ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव रखी गई तथा सभी कानूनों व विनियमों की व्याख्या का अधिकार न्यायालय को प्रदान किया गया। फिर चार्टर एक्ट 1813, इस एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करके कुछ प्रतिबंधों के साथ समस्त अंग्रेजों को भारत से व्यापार करने की क्या मिल गई, खुली छूट प्राप्त हो गई, किंतु कंपनी का चाय एवं चीन के साथ व्यापार पर एक अधिकार बना रहा। फिर भारतीय राजस्व के व्यय करने के लिए नियम व पद्धतियां बनाई गई। इस चार्टर ने कलकत्ता, बम्बई, मद्रास की सरकार द्वारा बनाई गई गतिविधियों को ब्रिटिश संसद द्वारा अनुमोदन किया जाना अनिवार्य बना दिया। फिर 1833 का चार्टर अधिनियम, इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया 1833 का चार्टर अधिनियम में। फिर जिसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां क्या थी, शामिल। फिर इस अधिनियम ने पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश आधिपत्य वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्रों पर पूर्ण क्या था, नियंत्रण था। और इस अधिनियम के द्वारा कंपनी का चाय व चीन के साथ व्यापार प्रतिबंधित हो गया। फिर इस अधिनियम के में मद्रास, बम्बई के गवर्नर को क्या हुआ, विधायिका संबंधी शक्ति से क्या कर दिया, वंचित कर दिया। और भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए और इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कानून कहा गया एवं नए कानून के अंतर्गत बने कानूनों को अधिनियम कहा गया। फिर इस अधिनियम के सबसे महत्वपूर्ण धारा 87 थी, जिसका जाति वर्ण के आधार पर सरकारी पदों पर चयन में भेदभाव समाप्त कर दिया गया। फिर 1853 का चार्टर अधिनियम, इसके द्वारा विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से क्या कर दिया, अलग करने की व्यवस्था की गई। फिर विधि निर्माण हेतु भारत के लिए एक अलग 12 सदस्य विधान परिषद की स्थापना की गई और विभिन्न क्षेत्र व प्रांतों के प्रतिनिधियों को इसका सदस्य बनाकर सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू किया गया और परिषद की इस शाखा में निम्न संसद की तरह कार्य किया गया। फिर गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकार द्वारा किया जाता था। भारत शासन अधिनियम 1858 के बाद ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत में किए गए सुधारों का मुख्य उद्देश्य 1857 के विद्रोह जैसी घटनाओं की क्या थी, उसको पुनरावृत्ति मतलब कि ऐसी घटना दोबारा ना हो को रोकना था और साथ ही एक प्रशासनिक व्यवस्था को स्थापित
करके भारत का उपयोग ब्रिटिश औपनिवेशिक हित में करना था। फिर इस अधिनियम के अंतर्गत भारत का शासन प्रत्यक्ष रूप से महारानी विक्टोरिया के अधीन हो गया और अधिनियम में गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर क्या कर दिया, भारत का वायसराय कर दिया गया और वह भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। इस अधिनियम ने नियंत्रण बोर्ड, निदेशक बोर्ड को समाप्त कर भारत में शासन की द्वैध प्रणाली को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। फिर है भारत परिषद अधिनियम 1861। इसके द्वारा क्या था, भारत में संवैधानिक विकास का सूत्रपात किया गया। इस कानून द्वारा अंग्रेजों ने ऐसी नीति प्रारंभ की जिससे सहयोग की नीति या उदार निरंकुशता की संज्ञा दी जाती है। इसके माध्यम से सर्वप्रथम भारतीयों को शासन में भागीदार बनाने का प्रयत्न किया गया। फिर 1861 में अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई और इस शक्ति का प्रयोग वह स्वविवेक से कर सकता था, मतलब कि अपने उससे कर सकता था। फिर गवर्नर जनरल को शक्ति दी गई कि वह उद्घोषणा के द्वारा किसी भी प्रांत प्रेसिडेंट व कमिश्नरी की सीमा में परिवर्तन कर सकता है और नए प्रांतों का निर्माण कर वह लेफ्टिनेंट गवर्नर को नियुक्त कर सकता है। फिर है भारत अधिनियम 1892। इसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या में क्या हो गई, वृद्धि की गई और बहुमत सरकार सदस्यों का ही रहता था। फिर इस अधिनियम में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति हेतु अप्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रावधान किया गया। विधान परिषद की शक्तियों में वृद्धि हुई और अब इसके आर्थिक नीति तथा बजट पर बहस करने की अनुमति प्राप्त हुई। परिषद के सदस्यों को जनहित से संबंधित मुद्दों पर भी प्रश्न करने का अधिकार प्राप्त हो गया था। फिर भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसको इस अधिनियम मार्लेमेंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। उस समय लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव तथा लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे। इसमें क्या था, इसने केंद्रीय प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में काफ़ी वृद्धि की और केंद्रीय परिषद में इनकी संख्या 16 से कितनी 60 हो गई। प्रांतीय विधान परिषदों में इनकी संख्या एक समान नहीं थी। पहली बार भारतीयों को भारत सचिव तथा वायसराय की परिषद में स्थान दिया गया तथा बजट पर बहस करने तथा पूरक प्रश्न पूछने की क्या दी गई, अनुमति दी गई। फिर भारत शासन अधिनियम 1909। इसमें क्या था, 1909 को इस मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं क्योंकि इस अधिनियम के जन्मदाता कौन थे, भारत सचिव मोंटेग्यू और भारत में गवर्नर जनरल चेम्सफोर्ड थे। फिर यह अधिनियम ब्रिटिश सरकार द्वारा सुधारों का एक और तथाकथित प्रयास था। 20 अगस्त 1917 को भारत सचिव लॉर्ड मोंटेग्यू ने घोषणा की कि जिसमें भविष्य के सुधारों की ओर संकेत किया गया था। फिर उसी समय सुधारों की मांग, होम रूल आंदोलन और प्रथम विश्व युद्ध आदि कारणों से यह अधिनियम क्या हो गया, पारित किया गया। इस अधिनियम के आधार पर प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई। इस अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली स्थापित हो गई और इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका भी स्थापित की गई और केंद्रीय विधान परिषद का स्थान किसने, राज्य परिषद एवं विधानसभा ने वाले द्विसदनात्मक विधानमंडल ने ले लिया। चुनाव के लिए मताधिकार उच्च समाप्ति धारकों को दिया गया। फिर भारत शासन अधिनियम 1935। अखिल भारतीय संघ की स्थापना 6 राज्यों में द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान किया गया और संघीय न्यायालय का प्रावधान। इंग्लैंड में भारत परिषद की समाप्ति, रिजर्व बैंक की स्थापना, लोक सेवा आयोग की स्थापना, भारत में वर्मा को अलग किया गया और संप्रदाय प्रतिनिधित्व का विस्तार, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का प्रारंभ, प्रांतों में स्वायत्त द्वैध शासन प्रणाली की समाप्ति। फिर न्याय व्यवस्था। अंग्रेजों ने कुछ समय तक भारत में प्रचलित कानूनों को ही चलाया। भारतीय परंपरा के अनुसार विवाह और उत्तराधिकारी आदि से संबंधित कानून। फिर 1774 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट के अंग्रेज न्यायाधीशों ने कुछ समय तक अंग्रेजी कानून लागू करने का प्रयत्न किया, लेकिन इस कानून को न तो कंपनी की सरकार ने पसंद किया और न ही किसने, भारतीय जनता ने पसंद किया।
फिर 1781 के एक्ट के द्वारा अंग्रेजी कानून के प्रयोग को मात्र अंग्रेजों तक सीमित कर दिया गया, परंतु बदली हुई परिस्थितियों में भारतीय प्रजा के लिए सुनिश्चित कानूनों की आवश्यकता महसूस की गई। फिर 1793 ईस्वी में बंगाल रेगुलेटिंग एक्ट बना, जिसके अनुसार न्यायालयों में भारतीयों के निजी और स्वामित्व अधिकारों के पक्ष में निर्णय होने लगे। इस रेगुलेटिंग एक्ट के पर्याप्त सीमा तक हिंदुओं और मुसलमानों के कानूनों को व्यक्तिगत कानूनों को सम्मिलित किया गया था। फिर रेगुलेटिंग एक्ट को अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं में प्रकाशित किया गया और पारंपरिक प्रथा और शासक की अनुमति पर आधारित न्याय व्यवस्था के स्थान पर लिखित कानूनों और नियमों की न्याय व्यवस्था अस्तित्व में आ गई। फिर भारतीय कानून व्यवस्था और न्यायालयीय प्रणाली कार्यप्रणाली को व्यवस्थित बनाने के लिए 1833 में भारतीय विधि आयोग का गठन किया गया। प्रत्येक जिले में न्यायालय स्थापित किया गया और फिर कानून बनाकर न्यायालय स्थापित करके जो विधि का शासन अंग्रेजों ने प्रारंभ किया था, वह भारतीयों के लिए एक क्या था, नया अनुभव था। इस नवीन प्रभुसत्ता को भारतीय लोग कंपनी बहादुर कहते थे। फिर ब्रिटिश का बढ़ता नियंत्रण 19वीं सदी के पूर्वार्ध तक कंपनी का प्रभाव धीरे धीरे क्या हो गया, कम हो गया और 1813 में भारत के साथ व्यक्तिगत व्यापार करने का कंपनी का विशेषाधिकार प्रारंभ हो गया। फिर भारतीय व्यापार सभी अंग्रेजों के लिए खोल दिया गया। 1813 ईस्वी के पश्चात भी चीन के साथ एवं चाय के व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार कायम रहा। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट ने कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार चाय व चीन के साथ व्यापार को समाप्त कर दिया। फिर ब्रिटिश सरकार भारत पर अपने नियंत्रण को बढ़ाना चाहती थी। इसके लिए ब्रिटिश भारत के प्रशासनिक ढांचे का केंद्रीकरण किया गया। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट ने भारत के ब्रिटिश प्रदेशों के सैनिक और असैनिक प्रशासन के सभी अधिकार गवर्नर जनरल और उसकी पर कौंसिल या परिषद को सौंप दिए गए। फिर केंद्रीय प्रशासन प्रणाली के कारण ब्रिटिश भारत के प्रशासन प्रणाली पर गवर्नर जनरल और उसकी परिषद का पूर्ण क्या हो गया, अधिकार स्थापित हो गया। फिर अंग्रेजों की आर्थिक नीति एवं उनके प्रभाव। अंग्रेजों ने जिन आर्थिक नीतियों को अपनाया, उनके कारण भू राजस्व प्रणाली, कृषि, व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में अनेक क्या हुए, परिवर्तन हुए। किस पर सबसे पहले दे रखा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा इसका। भारत के गांव लगभग क्या हो गए, आत्मनिर्भर थे और वे खाने पीने की चीजें स्वयं पैदा करते थे और अपने औजार बर्तन आदि स्वयं बनाते थे। गांव में होने वाले विवादों का निपटारा पंचायतें और जाति पंचायतें करती थी। बाहर की कुछ ही वस्तुओं की गांव के लोगों को आवश्यकता पड़ती थी, जैसे नमक, अच्छी गुणवत्ता का कपड़ा, धातुओं के औजार और श्रीमंतों के लिए सोना व चांदी। फिर किसान परिवार कृषि करते थे तथा अपनी उपज का एक हिस्सा राजस्व के रूप में शासक को देते थे और भूमि के मामले में उनको कुछ विशेष अधिकार थे, उन्हें भूमि से बेदखल नहीं किया जा सकता था। फिर गांव के प्रधान के द्वारा राजस्व वसूल करता था, राजस्व की क्या करता था, वसूली करता था। फिर अंग्रेजों ने अपनी शासन स्थापित किया तथा अपने अधिकारियों और भारतीय एजेंटों के नियंत्रण में पुरानी व्यवस्था को जारी रखा। अफसर किसानों को प्रताड़ित करने लगे और जिसके कारण कंपनी की बड़ी क्या हुई, बदनामी हुई और परिणाम स्वरूप उसे अपनी नीति बदलनी पड़ी। राजस्व अधिकारियों, पुलिस और न्यायिक अधिकारियों जैसे बाहरी लोगों के व्यापक हस्तक्षेप का दौर क्या हो गया, प्रारंभ हो गया। ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त, जमींदारी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी, ये दे रखे हैं, सारे इम्पोर्टेंट है। प्रभाव, पारंपरिक अर्थव्यवस्था का विघटन, कृषकों की दरिद्रता, कृषि में ठहराव और पुराने जमींदारों का उन्मूलन, कृषि का वाणिज्यकरण। किसान नागरिक विद्रोह, कोल विद्रोह, नेतृत्व बुद्धो भगत, संथाल विद्रोह, अहोम विद्रोह कब हुआ,
खासी विद्रोह। फिर वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में कंपनी ने बंगाल और बिहार में राजस्व वसूली के अधिकार की नीलामी प्रारंभ की थी। ऐसा व्यक्ति जो सबसे ऊंची बोली लगाता था उसे एक निश्चित क्षेत्र से राजस्व वसूल करने के अधिकार दिए जाते थे और इसे क्या बोलते थे? जमींदारी व्यवस्था। फिर अस्थायी बंदोबस्त। नीलामी की व्यवस्था से कंपनी की आय में क्या थी? स्थिरता नहीं आई और इसलिए कंपनी ने बंगाल और बिहार में क्या भू राजस्व स्थायी रूप से निश्चित करने का निर्णय किया। फिर 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस ने यह नई व्यवस्था लागू कर दी कि जिसे स्थायी बंदोबस्त का नाम दिया गया। इस व्यवस्था के अंतर्गत क्या था कि जमींदारी जागीर का मालिक बन गया और उसे प्रत्येक वर्ष एक निश्चित समय अवधि में राजस्व की एक निश्चित राशि का सरकार को देनी पड़ती थी। फिर यह बंदोबस्त ब्रिटिश भारत के 19% क्षेत्र पर लागू था। इस बंदोबस्त के अंतर्गत बंगाल, बिहार, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत तथा उत्तरी कर्नाटक शामिल थे। जमींदार भूमि के मालिक नहीं होते थे, न ही वे उसे बेच सकते थे। वे किसान को जमीन से बेदखल नहीं कर सकते थे। जमींदारी से उनकी भूमि छीनी जा सकती थी। फिर स्थायी बंदोबस्त से कंपनी को नियमित क्या होने लगी? आय होने लगी और इस व्यवस्था ने जमींदारों को एक नए वर्ग को जन्म दिया और जो अंग्रेजों के प्रति वफादार थे। फिर 1790 में कॉर्नवालिस ने यह योजना बनाई कि जमींदारों को जमीन के मालिक के रूप में स्वीकृत कर निश्चित अवधि के लिए निश्चित लगान के बदले उन्हें क्या भूमि दे दी जाए। इस उद्देश्य से उसने बंगाल के जमींदारों के साथ 10 वर्षीय अनुबंध के बाद 1793 में बंगाल और बिहार में इस व्यवस्था को चिरस्थायी व्यवस्था या स्थायी व्यवस्था का रूप प्रदान किया। इस नई व्यवस्था ने जमींदारों को क्या भूमि का मालिक बना दिया। फिर रैयत भूमि पर उनका स्वामित्व कैसा हो गया? प्रत्यक हो गया। फिर अब किसान मात्र रैयत के रूप में जमींदारों पर आश्रित हो गए। किसानों के भूमि संबंधी अन्य प्रत्यक अधिकार समाप्त कर दिए गए। फिर जमींदारों के लिए यह आवश्यक बना दिया कि वे निश्चित अवधि के लिए निर्धारित की गई लगान का कितना 10/11 हिस्सा कंपनी को कोष में जमा करवाते तथा 1/11 भाग लगान वसूली में होने वाले खर्च के लिए अपने पास रख ले। इसमें और क्या था कि जमींदारों के लिए निश्चित अवधि पर लगान जमा करना आवश्यक था, अन्यथा उनका स्वामित्व समाप्त कर उनकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी और जमींदार को प्रत्येक स्थिति में फसल की पैदावार अच्छी हो या नहीं निश्चित समय पर लगान वसूल का कंपनी के कोष में जमा करना पड़ता था। 1799 में उन्हें अधिकार दिया गया कि वे लगान नहीं देने वह किसान को भूमि को से बेदखल कर सकते नहीं देने पर और तथा उनकी संपत्ति जब्त कर सकते हैं। फिर फसल का उत्पादन नहीं होने पर किसान लगान नहीं दे पाते तो ऐसी स्थिति में उस समय अत्यधिक संख्या में किसानों को बेदखल कर दिया जाता था और इस प्रकार भूमिहीन खेतिहर मजदूरों की संख्या बढ़ती गई। इसी कारण से गांव में आज भी इनकी आबादी अत्यधिक है। कुछ समय पश्चात स्थायी बंदोबस्त से सरकार की अपेक्षा जमींदारों को अधिक लाभ होने। फिर रैयतवाड़ी। इसमें क्या था कि कैप्टन रीड और टॉमस मुनरो ने वास्तविक किसानों से बंदोबस्त करने का सुझाव दिया जिसे रैयतवाड़ी कहा जाता है। इस व्यवस्था में सरकार ने जमीन अर्थात रैयत किसानों को दे दी और यह व्यवस्था बम्बई, मद्रास और असम में लागू थी। फिर इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत का कितना 51% क्षेत्र शामिल था और 1792 ईस्वी में कैप्टन रीड के प्रयासों से रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू किया गया।
भूमि के उपजाऊपन और फसल की किस्म के आधार पर राजस्व 30 वर्ष तक की अवधि के लिए निश्चित कर दिया जाता था और इसके अंतर्गत लगान दर 1/3 थी। पैदावार की कुल कीमत का लगभग इतना आधा हिस्सा सरकार को मिलता था। इस व्यवस्था ने सरकार को सबसे बड़ा जागीरदार बना दिया था। फिर आते हैं मालवाड़ी। इसमें क्या था, पश्चिम उत्तर प्रदेश में गांव बिरादरियों या महलों के साथ मालवाड़ी बंदोबस्त किया गया। मालवाड़ी व्यवस्था जमींदार व्यवस्था का क्या थी, संशोधित रूप थी। इस भूमि पर गांव बिरादरियों के समूह स्वामित्व को भाईचारा कहा जाता था। गांव के समूह महल कहलाते थे। क्या कहलाते थे? महल। इसलिए इस व्यवस्था को क्या कहा गया? मालवाड़ी व्यवस्था कहा गया। पंजाब और दिल्ली में यह भूमि व्यवस्था लागू की गई थी और इसमें क्या था, ब्रिटिश भारत में को 30% भाग पर लागू की गई। इसके अनुसार राजस्व को प्रति खेत के आधार पर निश्चित नहीं किया गया, बल्कि प्रत्येक महल, गांव या जागीर के अनुसार निश्चित किया गया। प्रमुख कृषि पद्धतियाँ और कौन कौन सी? 3 कठिया प्रथा, दुबला हाली प्रथा, ददनी प्रथा, कमियोटी प्रथा। फिर यह व्यवस्था मालवाड़ी पद्धति के नाम से जानी जाती थी। इस समस्त महल ग्राम सम्मिलित रूप से राजस्व चुकाने के लिए उत्तरदायी था। इस व्यवस्था का श्रेय किसको जाता है? हाल्ट मैकेंजी को जाता है। गांव के प्रधान ब्रिटिश जिलाधिकारी के अंतर्गत हो गए थे। फिर उद्योग और व्यापार। आगरा, बुरहानपुर, सूरत, ये सारे दे रखे बहुत प्रसिद्ध थी। जहाँ पे मदुरई इत्यादि थे। यहाँ लोह इस्पात, तांबा, पीतल, सोना और चांदी की वस्तुएं भी बहुत प्रसिद्ध थी। फिर 17वीं 18वीं सदी में जहाज निर्माण के क्षेत्र में भारत बहुत प्रसिद्ध था। जहाज निर्माण के मुख्य केंद्र गोवा, सूरत, मसूलीपट्टनम और सतगांव इत्यादि थे। फिर अब भारतीय उद्योग का पतन कैसे हुआ? ब्रिटिश प्रदेशों में राज रजवाड़े के धीरे धीरे समाप्त हो जाने के कारण भारतीय उद्योगों की महत्वपूर्ण वस्तुओं की मांग घटती गई और राजा सामंत कुशल कारीगरों को नियमित वेतन देते थे, जबकि अंग्रेजों ने भारतीय शिल्पकारों को उस प्रकार का आश्रय प्रदान नहीं किया। भारत का भाग्य अब इंग्लैंड के व्यापारियों और उद्योगपतियों के हाथों में था। फिर भारत में निर्यातित होने वाली वस्तुओं में अच्छे सूती, रेशमी कपड़े, मसाले, नील, चीनी, औषधियाँ, कीमती पत्थर और विभिन्न प्रकार की शिल्प वस्तुओं का अंतर्गत व्यापार में महत्वपूर्ण स्थान था, जिसके बदले में भारत को सोना व चांदी प्राप्त होता था। फिर 1700 इंग्लैंड में पहले 1700 ईस्वी में और पुनः 1720 ईस्वी में कानून बनाकर भारतीय कपड़ों की कई किस्मों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया। प्रतिबंधों को भारत के कपड़े उद्योग पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ा और फिर सूती व रेशमी वस्त्रों की कुछ अन्य वस्तुओं का निर्यात व्यापार चलता रहा। लखनऊ में बनने वाली छींट को इंग्लैंड की महिलाएं बहुत पसंद करती थी। 1754 ईस्वी तक अंग्रेज यह दावा करने लगे कि वे भारतीय दस्तकारों से बेहतर छपाई कर सकते हैं। औद्योगिक क्रांति और नई मशीनों ने इंग्लैंड के कपड़ा उद्योग की मदद की। इससे भारतीय कपड़े के निर्यात की स्थिति बिगड़ गई। यही दे रखा है सारा इसमें। फिर परिवहन संचार के बारे में दे रखा है। डलहौजी के शासनकाल में भारत में पहली रेलवे लाइन 1853 में बम्बई और ठाणे के बीच प्रारंभ की गई। इसके अतिरिक्त डाक व्यवस्था में सुधार 1853 ईस्वी में टेलीग्राफ की शुरुआत की गई। फिर सामाजिक कानून। विधवाओं का पुनर्विवाह नहीं होता था। आदि सती या सती प्रथा कहते थे। 1829 में बने कानून के माध्यम से इस क्रूर प्रथा पर क्या कर दिया? रोक लगा दी। और किसने? विलियम बेंटिंग के समय ये लागू हुआ था। और किसने? राजा राम मोहन राय ने, दोनों ने मिलकर सती प्रथा को बंद किया था। फिर है समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से सरकार 7 दिसंबर 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह कानून बनाया। ये क्या था? फिर 1843 में एक कानून बनाकर दास प्रथा पर पाबंदी लगाई गई।
ये था हमारा दोस्तों चैप्टर होता है यहाँ पे ख़त्म। देखने के लिए धन्यवाद।